हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रजनीश पर। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ रजनीश पर। आज से आप लोगों की जो है यूपी एनएम जो है 52-72 की क्लास स्टार्ट कर दी गई है, जो कि पूरा सिलेबस आधारित होगी और एमसीक्यू लेवल पर होगा। खास बात यह है आप लोगों के लिए कि इसमें एमसीक्यू लेवल का प्रश्न करवाया जाएगा और उससे रिलेटेड जितने भी अन्य फैक्ट बनते हैं उनको साथ ही साथ बताए जाएंगे। अब आप मान के चलिए 20 क्वेश्चन है आपके इस एक सेट में, एक क्लास में आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी यदि देखा जाए तो आपका लगभग जो है 60 से 70 प्रश्न एक ही वीडियो से बनने वाला है। तो आप लोग जो है ज़रूर से ज़रूर इस क्लास को देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, बहुत ही आनंददायक क्लास रहने वाली है। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्न पहला है, गरीबों का मांस के रूप में जाना जाता है। गरीबों का मांस के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है दूध, ऑप्शन बी है दालें, ऑप्शन सी है मछली, ऑप्शन डी है अंडा। तो जो गरीबों का मांस के रूप में जाना जाता है वह होती हैं आपकी दालें। जो दालें होती हैं आपकी, वह गरीबों के मांस के रूप में जानी जाती हैं। गरीबों के मांस के रूप में जानी जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है कि गरीबों का मांस दालें ही जाने जाते हैं? क्योंकि दाल में जो होता है प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और दूसरा कारण क्या है? दाल मांस, मछली और अंडा की तुलना में क्या होता है? सस्ता होता है। की तुलना में सस्ता होता है। इसलिए दाल को गरीबों का मांस कहा जाता है। क्योंकि मछली, अंडा और दूध वगैरह में, इन सारी चीज़ों में भी प्रोटीन होता है, सारी चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन ये दाल के अपेक्षा थोड़ा महंगी होती हैं, कॉस्टली होती हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की यदि हम बात करें, प्रश्न नंबर 2 की यदि हम बात करें, तो जो आपका दूसरा प्रश्न है वह है, सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल वैल्यू है। ऑप्शन ए है अंडा, ऑप्शन बी है दूध, ऑप्शन सी है सोयाबीन, ऑप्शन डी है दालें। तो सबसे ज़्यादा बायोलॉजिकल जो वैल्यू होती है वह होती है आपकी सोयाबीन की, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि सोयाबीन में क्या पाया जाता है? सोयाबीन में भी जो होता है, सोयाबीन जो होता है, पहले सोयाबीन का क्या किया जाता है? सोयाबीन का पहले तेल निकाल लिया जाता है। उसके बाद उसके वेस्ट को भी पैकिंग करके मार्केट में बेच दिया जाता है। चलिए, तो इस प्रश्न का आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका सोयाबीन। अगले प्रश्न की यदि हम बात करें, प्रश्न नंबर जो 3 है आपका वह है, मक्का की कमी है। ए है मिथियोनिन, बी है लाइसिन, सी
सी है ल्यूसीन और डी है सस। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ल्यूसीन। मक्का की जो कमी होती है वो कहाँ होती है? ल्यूसीन में होती है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 4 की बात करें। जो प्रश्न नंबर 4 है आपका वह है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का उच्चतम परसेंटेज मौजूद है। ऑप्शन ए है मूंगफली, ऑप्शन बी है सोयाबीन का तेल, ऑप्शन सी है मार्जिन, ऑप्शन डी है पाम तेल। तो जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वह पाया जाता है आपका सोयाबीन के तेल में, सोयाबीन के तेल में, यानी जिसको ये भी बोला जाता है असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा, असंतृप्त वसा की सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन के तेल में पाई जाती है। सोयाबीन के तेल में, सोयाबीन के तेल में पाई जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 5 है आपका वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए है चावल, ऑप्शन बी है गेहूं, ऑप्शन सी है बाजरा और आपका ऑप्शन डी है ज्वार। तो वसा की जो सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है वह आपकी किस में पाई जाती है? वह आपकी बाजरे में पाई जाती है। चावल में उतना नहीं मिलता है, ना ही गेहूं में मिलता है और ना ही ज्वार में मिलता है। इन चारों विकल्पों, वैसे तो और भी चीज़ों में पाई जाती है लेकिन इन विकल्पों में जो है, जो गेहूं, चावल, बाजरा और ज्वार में जो चारों विकल्प दिया है उसमें सर्वाधिक मात्रा बाजरे में ही पाई जाती है। वसा की सर्वाधिक मात्रा बाजरे में ही पाई जाती है। चलिए आगे देखें, प्रश्न नंबर 6 की बात करें तो जो प्रश्न नंबर 6 है आपका वह है एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए है 205, ऑप्शन बी है 207, ऑप्शन सी है 209 और ऑप्शन डी है 206। तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर पहले ही मालूम होगा कि जो वयस्क मनुष्य में जो है, वयस्क मनुष्य के कंकाल में जो हड्डियां पाई जाती हैं वह पाई जाती हैं कितना? 206 हड्डियां पाई जाती हैं। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और बताइएगा कि मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? मनुष्य के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? आप लोग कमेंट करके बताइए, चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? और एक चीज़ कमेंट करना है आपको, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? और तीसरा प्रश्न है आपका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम। सबसे लंबी हड्डी का नाम। तो चेहरे में जो कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 14 हड्डियां पाई जाती हैं। वहीं मनुष्य की खोपड़ी की बात करें तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल 33 हड्डियां पाई जाती हैं। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह जांघ की हड्डी होती है, जिसका नाम क्या होता है? फीमर होता है। क्या नाम होता है?
फीमर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर 7 है, मानव टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 9 और ऑप्शन डी है आपका 8। तो जो मानव टखने में हड्डियां होती हैं वह होती हैं आपका 7। मानव टखने में कितनी हड्डियां होती हैं? 7 हड्डियां होती हैं। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न है आपका, मानव कंकाल का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए हेलमेट बनाता है? ऑप्शन ए है क्रेनियम, ऑप्शन बी है टेम्पोरल लोब, ऑप्शन सी है हाइड, ऑप्शन डी है मैंडिबल। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए क्रेनियम, यानी जो है मानव मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए जो हेलमेट का काम करता है, खोपड़ी की सुरक्षा का या खोपड़ी की सुरक्षा के भाग का क्या नाम है? क्या नाम है? तो आप लोग कहेंगे क्रेनियम, क्रेनियम इसका नाम होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न नंबर 9 है, मनुष्य में लंबी हड्डियों के जोड़ों में निम्न में से किस प्रकार की उपास्थि मौजूद होती है? ए है रेशेदार, बी है हाइलिन, सी है लोचदार, डी है कैल्शिफाइड। तो जो ऑप्शन इसका होगा वह ऑप्शन बी जो होता है वह इसका बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। यानी हाइलिन जो होता है, मनुष्य में लंबी हड्डियों के जोड़ों में जो उपास्थि उपस्थित होती है उसका नाम जो है हाइलिन होता है। रेशेदार तो होता नहीं है और ना ही लोचदार होता है, ना ही कैल्शिफाइड होता है, यानी बहुत ज़्यादा कैल्शियम से भरा होता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 10 की बात करें तो प्रश्न नंबर 10 है जो आपका वह है, निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? ए है ब्रेन, बी है एक्सॉन, सी है डेंड्रोन और डी है न्यूरॉन। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा आपका, जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा न्यूरॉन। यानी मानव तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम पूछे, इकाई क्या होती है? न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन होती है। वहीं पूछ ले गुर्दे की इकाई का क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? क्या नाम होता है? तो आप लोग जवाब देंगे कि उसको नेफ्रॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है। ऐसे सारी चीज़ों की होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न नंबर 11 है आपका, निम्नलिखित में से कोई जैविक कारण के उदाहरक है? जैविक कारक, ए है वसा विटामिन, बी है जीवाणु कंकाल, सी है तापशीत, डी है धूल धातु। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा, आपका वो आप लोगों को बताना है। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जीवाणु और कंकाल। यानी जो बायोडायवर्सिटी होती है उसमें क्या होते हैं? जीवाणु और कंकाल होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 12 की बात करें तो प्रश्न नंबर 12 है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग का वर्गीकरण नहीं है? ए है तीव्र वेग, बी है जीर्ण रोग, सी है संक्रमित, डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा इनमें से कोई नहीं। ना ही तीव्र वेग होता है रोग वर्गीकरण, ना ही जीर्ण होता है, ना ही संक्रमित होता है, यानी तीनों नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 की बात करें। प्रश्न नंबर 13 है आपका, निम्नलिखित में से कौन भौतिक कारक के उदाहरण हैं? भौतिक कारक, ए है ताप शीत दाब, बी है घर्षण, सी है संक्रमित, डी है इनमें से कोई नहीं। डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को इसका जो है राइट आंसर बताना है भौतिक उदाहरण वाला, कि इसका जो है राइट आंसर क्या बनेगा। तो जो राइट आंसर बनेगा इसका भौतिक कारक में वह होता है आपका ताप होता है, दूसरा शीत होता है और तीसरा क्या होता है, दाब होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। प्रश्न नंबर 14 है आपका, संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाला रोग डॉट डॉट कहलाता है। ए है मेटाबॉलिक डिजीज, बी है सिस्टमेट डिजीज, सी है वेनरियल डिजीज और डी है ऑटो इम्यून डिजीज। तो जो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करने वाला जो रोग होता है वह होता है सिस्टेमिक डिजीज। संपूर्ण शरीर को जो प्रभावित करने वाला रोग होता है वह होता है सिस्टेमिक डिजीज। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 15 की बात करें। प्रश्न नंबर जो 15 है आपका वह है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमण का एक प्रकार है? ए है प्राइमरी इन्फेक्शन, बी है सेकेंडरी इन्फेक्शन, सी है री इन्फेक्शन, डी है आल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह होगा आपका आल, यानी सभी। संक्रमण में जो है प्राइमरी इन्फेक्शन भी आता है, सेकेंडरी आता है और री इन्फेक्शन यानी दोबारा इन्फेक्शन होना ये भी आता है। अगले प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 16। तो प्रश्न नंबर 16 जो है आपका वह है, फुंसी बाल तोड़ फोड़ा संक्रमण है। ए है स्थानिक, बी है सर्वदैहिक, सी है अलाक्षणिक और डी है लाक्षणिक। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका स्थानिक। फुंसी बाल तोड़ फोड़ा ये जो है क्या होता है, एक स्थान पर होता है, ये संक्रमण के कारण होता है, स्थानिक होता है। अगला जो प्रश्न है वह है प्रश्न नंबर 17, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा 3। सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो वह 3 प्रकार के होते हैं। 18 की बात करें, अगले प्रश्न की बात करें। प्रश्न नंबर 18 है आपका, रोग उत्पादक जीवाणु किस मार्ग द्वारा शरीर में प्रविष्ट होकर रोग उत्पन्न करते हैं? ए है मुंह नाक, बी है आँख कान, सी है इंजेक्शन द्वारा, डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह जो होगा इनमें से सभी, क्योंकि जो जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, मुंह नाक से भी जाता है, आँख कान से भी जाता है, इंजेक्शन से भी हो जाता है यदि उसको अच्छे से साफ करके ना लगाया जाए, जिस जगह पे लगाना होता है स्प्रिट वगैरह से। तो प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 19 से, सूक्ष्म जीवों की ग्रहणी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए है भोजन, बी है नमी, सी है तापमान, डी है इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा वह होगा इनमें से सभी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वह होगा इनमें से सभी, यानी सूक्ष्म जीवों की ग्रहणी को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो भोजन भी होते हैं, नमी भी होती है, तापमान भी होते हैं, तीनों होते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा वह बनेगा इनमें से सभी। लास्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। तो प्रश्न नंबर 20 है, संचारण के तरीकों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है?
ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 9। तो राइट आंसर जो होगा वह होगा आपका 2। संचारण के कितने तरीके होते हैं, कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो आज की क्लास बस इन्हीं 20 प्रश्नों के साथ लेकर आए हैं। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और कमेंट में ये भी लिखिए कि सर ये क्लास ऐसे कंटिन्यू रहे। आप लोग चाहते हैं कि ये क्लास लगातार ऐसे चलती रहे परीक्षा तक, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। कमेंट में लिखें यस सर, कमेंट में ज़रूर लिखें आप लोग यस सर, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को यह क्लास परीक्षा तक चाहिए और यह क्लास आप लोगों को अच्छी लगी है। तो बस मिलेंगे कल फिर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।